साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल कहानी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों हमारी जो ये क्लास है, जो हम समाधान बैच लेकर आए हैं क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, उस समाधान बैच की ये क्लास नंबर 5वीं है। और आज की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो कि आपको मालूम है वेक्टर पढ़ रहे थे, और उस वेक्टर के अंदर आज हम लोग विविध प्रश्नावलियों को पूरा करने वाले हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज को पूरा करने वाले हैं। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस आ चुकी है, तो जो भी साथी हमारे नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप समाधान बैच प्लेलिस्ट में जाकर समाधान बैच को देखिए, और समाधान बैच में पुरानी 4 क्लासेस आ चुकी है। ये 5वीं क्लास है जिसमें हम लोग पूरे विविध प्रश्नावलियों के सारे क्वेश्चन 18-19 जो भी सवाल है उनको एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। और हम लोगों ने ये जो समाधान बैच है वो पूरी तरीके से लाइव रहेगा। आज ये क्लास रिकॉर्डेड है, संडे है, मुझे इवनिंग में थोड़ा कुछ काम था, इस वजह से ये आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास लाई जा रही है। तो चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विविध प्रश्नावली में किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं और कैसे उनको डील करना है। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपसे कहा जा रहा है कि राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के पॉजिटिव दिशा से 30 डिग्री कोण बनाने वाले यूनिट वेक्टर को ज्ञात करना है, इकाई सदिश को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यह है कि चलिए आप पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाएंगे तो चीजें हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि हमको एक यूनिट वेक्टर बनाना है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 30। यहाँ सर ठीक है, तो ये मेरे भाई हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये मान लीजिए कि मेरे पास ये वेक्टर है वो, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है सर, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, और ये यूनिट वेक्टर होने का मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी सर, 1 होगी। और हमको है ना ये ओपी वेक्टर लाना है, ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगर ये ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आपके मन में तुरंत ख्याल आएगा कि सर अगर ओपी वेक्टर निकालना है ना, तो अगर पी का कोऑर्डिनेट मिल जाए, मुझे पी के निर्देशांक मिल जाएंगे, तो मैं ओपी वेक्टर आराम से निकाल लूंगा। तो पी के निर्देशांक निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि चलो एक काम करो, इस पी पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो इससे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और मान लिया कि ये परपेंडिकुलर जो है ना इस किसी पॉइंट एम पर आकर मिल रहा है। अब मैं अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं तो P के निर्देशांक क्या होंगे कि सर OM और PM की दूरी निकाल दो कि OM की लंबाई कितनी होगी, PM की लंबाई कितनी होगी, उससे हमारे पास P का निर्देशांक निकल जाएगा। तो अब मैं OM निकाल रहा हूं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल OMP। तो इसमें जब हम OM को निकालेंगे तो मुझे बताओ, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी इसकी बेस, आधार लंब और ये कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, आप कहोगे सर कॉस में। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा कि सर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है OM, और कर्ण कितना है 1। मेरे भाई यहाँ से OM आपके पास कितना मिल गया कि सर 1 इंटू कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आ गया OM की लंबाई। अब आप PM की लंबाई निकालो, तो PM क्या होगा, लंब, और मालूम क्या हमको, कर्ण, और ये कोण। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में। तो मैंने यहाँ से लिख दिया साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कर्ण, मतलब PM अपॉन 1। तो यहाँ से PM की वैल्यू क्या होगी सर, PM की वैल्यू के लिए 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो दूरी है ना आपके पास, ये मिल गई आपको √3/2, और ये जो दूरी है ना, ये दूरी आपके पास आ गई 1/2।
तो इस P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √3/2, 1/2। अब अगर P बिंदु के निर्देशांक आ गए तो आपसे यही तो पूछा गया था कि OP वेक्टर बताओ। मात्रक सदिश लिखना है OP जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, तो OP वेक्टर आपको निकालना है। तो मेरे भाई अब ये OP वेक्टर कितना होगा कि सर P का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। OP का मतलब हुआ P का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये √3/2 प्लस 1/2 आई जे के लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आया। अब आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स Px1, y1, z1 एंड Qx2, y2, z2। मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये आपसे कहा जा रहा है कि बिंदुओं x1, y1, z1 और x2, y2, z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है कि सर ये जो हमारे पास वेक्टर है ना, एक पॉइंट है हमारे पास P और एक पॉइंट है Q, इसको मिलाने वाला एक ये पॉइंट है, लाइन है। P के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं x1, y1, z1। Q के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं x2, y2, z2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर चाहिए, PQ वेक्टर निकालना है। तो हमने PQ वेक्टर में क्या पढ़ा था कि सर हमने जब भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का पोजीशन वेक्टर है ना, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दीजिए। इसका मतलब OQ में से आपको OP को माइनस करना है। अब OQ का पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लेना है तो आप बस इस पॉइंट के साथ क्या लगा दीजिए, आई जे के। तो इसके साथ आई जे के लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP वेक्टर। तो P के साथ आई जे के लगा दीजिए तो x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब आप इसमें से इसको माइनस करिए तो कितना होगा कि सर x2 माइनस x1, आई कॉमन आ गया। आई वाले सारे कंपोनेंट एक साथ, जे के कोफिशिएंट एक साथ और के कोफिशिएंट एक साथ। इसमें से और इसमें से जे कॉमन आ गया तो क्या बचेगा कि सर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और इसमें से के कॉमन आ गया तो प्लस z2 माइनस z1 ये हमारे पास आ गया PQ वेक्टर। अब आपसे कहा गया था कि ये जो PQ वेक्टर है ना, इसके अदिश घटक ज्ञात कीजिए। इसको मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक ज्ञात करना है, स्केलर कंपोनेंट निकालना है। तो लिख देते हैं अब स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर, PQ वेक्टर के अदिश घटक। हिंदी में इसका मतलब होता है PQ वेक्टर का PQ सदिश का अदिश घटक। तो आपके पास अदिश घटक निकालना है ना, तो आई जे के हटा दो, उसके जो कॉफिशिएंट आएंगे वो इसके स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। मतलब x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये आपका एक आंसर आ गया कि सर स्केलर कंपोनेंट तो ये आ गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, इसका परिमाण भी पूछा है। परिमाण मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है। तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे कि सर अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके पास हो गए।
और इसी के साथ हमने आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। मुझे लगता है दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। एक लड़की है जो वेस्ट में 4 किलोमीटर चलती है, वेस्ट के डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलती है। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में चलती है। उसके बाद मतलब एक गर्ल्स है जो किसी पॉइंट से वेस्ट के डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वो क्या होता है कि 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलती है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर लिखा, तो सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स, और उसके बाद रुक जाती है। तो यहां तक की बात को हम एक एक करके जरा समझते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, जरा हम समझाइए आप। एक लड़की है जो 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है, उसके बाद पश्चात वो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। तो यहां तक की बात को समझते हैं। तो पहले हम इस बात को सॉल्व करते हैं कि वेस्ट। तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं अपन कि डायरेक्शन बनाइए सर पहले। तो चलिए डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन के लिए सिंपल आप प्लस साइन बना दिया कीजिए। तो प्लस साइन हमने बना दिया, ये हमारे पास हो गया प्लस साइन, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज NESW लिख देना है। एंटी क्लॉकवाइज NESW, तो ये क्या बन गया, N मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये एक्चुअल में होता है डायरेक्शन। NESW लिख दीजिए। अब लड़की को यहां से स्टार्ट करिए चलना कि चलो यहां से इसको स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, या इनिशियल पॉइंट इसको बोल सकते हो आप, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। यहां से लड़की चलना शुरू करती है और वो 3 किलोमीटर वेस्ट के 4 किलोमीटर वेस्ट में चलती है, वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर। तो मान लेते कि वो यहां आ गई और ये डिस्टेंस जो है ना आपके पास वो कितना है, इस 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है। अब यहां से क्या हो रहा है कि ये जो हमने पहला पॉइंट था ना ये कंप्लीट कर लिया। अब जरा अगले वाले को, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगले वाले को थोड़ा किसी और कलर से दर्शाता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से उत्तर से 30 डिग्री पूरब की तरफ, और 3 किलोमीटर चलती है। तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, तो यहां से 30 डिग्री, तो यहीं पे एक काम करो ना, इधर एक काम करते हैं ना, यहीं पे हमें ना प्लस साइन बना देते हैं। जैसे मैंने ये बना दिया कि चलो ये मैंने यहीं पे कुछ इस तरीके से बनाया और मैंने कहा कि ये आपके लिए जो है ना, ये आपके लिए नॉर्थ हो गया। अब आपके क्या करना है, ये आपका ईस्ट होगा, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। यहां से इस डायरेक्शन से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मुड़ी और चलना शुरू किया इसने। और 30 डिग्री मुड़ने के बाद कितना चलती है कि सर वो 3 किलोमीटर चल रही है। यहाँ से 30 डिग्री मुड़ के 3 किलोमीटर चली। अब ये 3 किलोमीटर कितना चली ये मुझे मालूम नहीं है। मान लिया यहाँ पहुंच गई, तो ये एंगल मुझे मालूम है कि कितना है सर, ये एंगल है 30 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस है ना जो इसने कवर किया लड़की ने, ये मालूम है मुझे, ये जो पूरी डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर इसने कवर किया है और यहाँ आके रुक जाती है वो। क्वेश्चन में बोला है ना एंड स्टॉप्स, मतलब यहाँ आके वो रुक गई, ठीक है सर। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिए। तो क्वेश्चन वाला आगे पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जहां से उसने स्टार्ट किया था ना इस इनिशियल पॉइंट, वहां से लेके इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, विस्थापन पूछा है। रुक जाती है लड़की का उसके प्रारंभिक स्थान से विस्थापन निर्धारित कीजिए। यहां से मुझे इसका निर्धारण करना है विस्थापन। तो मेरे भाई अब मैं इसका निर्धारण कर रहा हूं कि विस्थापन इसका कितना हुआ होगा, है ना। तो चलिए विस्थापन को मैंने ये मान लिया व्हाइट कलर से कि ये इसका विस्थापन हुआ। तो इस इनिशियल पॉइंट को मैं कुछ ओ नाम दे देता हूं,
इस पॉइंट को मैंने कुछ P नाम दे दिया, इसको मैंने Q नाम दे दिया, और ये इसका जो है ना टर्मिनल पॉइंट है ना, लास्ट जहां पे रुकी है वो टर्मिनल पॉइंट, कि सर यहाँ आके लड़की रुकी है। ठीक है सर, अब मुझे ओ क्यू वैक्टर फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मुझे ओ क्यू वैक्टर निकालना है, इसलिए ओ क्यू वैक्टर आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। मेरे भाई एक बात बताइए कि अब ओ क्यू वैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपको तुरंत आइडिया आएगा कि सर ओ क्यू वैक्टर निकालने के लिए है ना सिंपल सा गणित लगाइए। आप तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। अगर क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए तो आप क्या कहोगे कि सर क्यू के कोऑर्डिनेट आने के बाद मैं ओ क्यू वैक्टर लिख दूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजिशन वैक्टर लिखना आता है। तो आपका दिमाग तुरंत क्यू के कोऑर्डिनेट की तरफ गया, और जैसे ही क्यू के कोऑर्डिनेट की तरफ आपका दिमाग गया तो आपके मन में तुरंत ख्याल आएगा कि सर इसका मतलब मुझे यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि मुझे अगर क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर ये डिस्टेंस, जैसे मैं इसको कुछ नाम देता हूँ एम, मान लीजिए मैंने इसको एम नाम दिया, तो ओ एम डिस्टेंस होगी एक्स की वैल्यू और एम क्यू डिस्टेंस होगी वाई की वैल्यू। यानी मेरे पास मेरा टारगेट है क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना, और क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए मुझे ओ एम और क्यू एम निकालना पड़ेगा। ठीक बात है। अब सोचते हैं कि ओ एम और एम क्यू कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिए। आप मुझे बताइए, ये एंगल 30 है, आप कहेंगे जी, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 60 हो जाएगा। अब मेरे भाई अगर ये 60 एंगल है, ये लाइन अगर 3 किलोमीटर है, ये 60 एंगल है, तो क्या आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि हाँ सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको हाइपोटेनियस मालूम पड़ जाए, या एक साइड, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड और एक एंगल मालूम हो, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के रिमेनिंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल वी आर फाइंड। तो अब हम क्या करते हैं कि ये 3 किलोमीटर है, ये 60 है, तो अब निकाल दो ये पी एम और ये निकाल दो क्यू एम। अब मैंने क्या किया, फ्रॉम फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एम, तो इस पी क्यू एम में मेरे को ये निकालना है। तो ये एंगल, एंगल के अपोजिट साइड, सर ये एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस कॉस में आते हैं। इसका मतलब कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया पी एम, हाइपोटेनियस हमको दिया हुआ है कि सर 3 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 3, तो पी एम कितना आ जाएगा कि सर आप पी एम की वैल्यू हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 3 हो गया 3/2। अब आपके पास आ गया पी एम, यानी ये जो पी एम है ना, ये लेंथ आपको मालूम पड़ गई कि सर ये लेंथ है 3/2। अब मुझे बताइए, अगर ये लेंथ 3/2 है, तो क्यू के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो ये होगा ना ओ एम। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी कवर की गई, वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस निकाल दो, तो आपको सर ये पूरी लेंथ है 4, उसमें से 3/2 माइनस कर दो, तो ये आपका ओ एम आ जाएगा। यानी ओ एम कितना हो जाएगा आपका कि सर ओ एम हो जाएगा इस पूरी लेंथ में से, पूरी लेंथ 4 है, उसमें से 3/2 माइनस कर दो, यानी कि 4 माइनस 3/2। तो 4 में से जब 3/2 माइनस करोगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 3 5, यानी कि 5/2 आ गया। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस थी ना आपके पास साथियों, ये डिस्टेंस आ गई आपके पास 5/2। ठीक है सर, ये डिस्टेंस आ गई। अब आपका टारगेट है कि क्यू एम निकाला जाए, कि क्यू एम कितना होगा। अब हम निकालते हैं क्यू एम, तो फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल, अब की बार ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस किस में यूज होंगे, सर साइन में। तो अब की बार साइन लेना पड़ेगा, है ना, तो साइन ले लेते हैं। नाउ साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया इसका क्यू एम अपॉन हाइपोटेनस 3। तो यहाँ से क्यू एम की वैल्यू कितनी मिलेगी कि सर 3 इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 3√3/2। ये वैल्यू आ गई आपके पास क्यू एम की। मतलब हमने ये डिस्टेंस निकाल दी पूरी, यहाँ से लेके
यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 3√3/2। और अब आप कहोगे कि सर अब इसका मतलब हमने अब आराम से हमें ना क्यू के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्या होगा क्यू का कोऑर्डिनेट कि सर इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 5/2, लेकिन जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। क्यों? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो ये तो आएगा नेगेटिव यानी कि -5/2। और जब y कोऑर्डिनेट लिखोगे तो y कोऑर्डिनेट ये लेंथ होगी और ये लेंथ y एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ है। y एक्सिस की वैल्यू ऊपर की तरफ प्लस में होती है, नीचे की तरफ माइनस में, तो ये डिस्टेंस प्लस में ही लिखेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो जो 3√3 आया है ना, इसको प्लस में लिखेंगे 3√3/2। तो मेरे भाई हमने q के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। बस अब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं कि सर अब तो हमारा आंसर ही आ गया। अब हमने लिख दिया OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर क्या होगा कि सर Q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो Q के जो आपने कोऑर्डिनेट लिखे हैं ना, इसके साथ IJ के लगा दो। तो K तो है ही नहीं, 2D स्ट्रक्चर की बात चल रही है, तो सिर्फ IJ लगा दो आप। तो -5/2 I कैप प्लस 3√3/2 J कैप। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, यानी कि हमारा आंसर आ गया OQ वेक्टर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट था ना उस गर्ल्स का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो ये आया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मैं समझाने में कामयाब हो पाया। अब बढ़ते आगे साथियों चौथे क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस ए वेक्टर a इक्वल टू बी प्लस सी देन इट इज ट्रू दैट मॉड a इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी। जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि यदि ए बराबर वेक्टर a इक्वल टू में वेक्टर b प्लस वेक्टर सी, देन क्या यह सत्य है कि मॉड ए बराबर मॉड बी प्लस मॉड सी। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। हाँ जी, तो अब बात करते हैं जरा कि ये क्या बोला जा रहा है। तो आपको इसको देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि सर ये जो लिखा हुआ है ना, ये मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी, अगर आपको याद होगा तो आप कहोगे सर हमने इस चीज को है ना दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको देख के हमको दो बातें फील आ रही है कि जो ये तीनों पॉइंट है ना ए बी सी, या तो ये कोलिनियर होंगे। क्यों कोलिनियर क्यों होंगे? क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो किसी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस इक्वल होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है ना साथियों, वो डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो या तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये बात सही होगी, या फिर कि सर इसको देख के मुझे फील आ रहा है कि या फिर ये तीनों के तीनों है ना किसी ट्रायंगल के पॉइंट है, क्योंकि इस बात को देख के मुझे ट्रायंगल की फीलिंग आ गई कि सर हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, किसी ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होता है। यानी इसको देख के मुझे दो केसेस फीलिंग आई, या तो ये पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे, सॉरी कोलिनियर होंगे, या किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो केसेस हमारे पास पॉसिबल है। दोनों केसेस पे बात करते हैं। कारण समझ में आ गया ना दोनों केसेस क्यों पॉसिबल होंगे? हाँ सर, दोनों केसेस क्यों पॉसिबल होंगे, हमको रीजन समझ में आया। अब अगर रीजन समझ में आया तो जरा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो पार्ट में इसको, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। चलिए तो हम बात करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है यानी कि संरेख है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर अगर सर तीनों पॉइंट संरेख है तो इसका मतलब ये हुआ, और ये बात ध्यान रखना है आपको कि मॉड ए बराबर होगा मॉड बी प्लस मॉड सी। तो मैंने कुछ इसका नाम दे दिया, ए बी और सी, मैंने ये 3 पॉइंट दिए, ठीक है। ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ना, ये पूरी डिस्टेंस को मैंने मॉड ए मान लिया, ठीक है। इस पूरे डिस्टेंस को मैंने कुछ मान लिया मॉड बी, और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया कुछ मॉड सी। तो 3 पॉइंट को मैंने मॉड ए मान लिया, ठीक है। इस पूरे डिस्टेंस को मैंने कुछ मान लिया मॉड बी, और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया कुछ मॉड सी। तो 3 पॉइंट को मैंने मॉड ए मान लिया, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैंने कुछ मान लिया मॉड बी, और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया कुछ मॉड सी।
तो जैसे मैंने इस डिस्टेंस को मॉड सी लिखा, तो आपको लग रहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये बात ट्रू हो गई कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए बी सी आर, ऐसे मैंने मान लिया है कि ये पॉइंट या डिस्टेंस है ये, तब जाके ये बात ट्रू हो जाएगी कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन, अगर ये कोलिनियर है तो हमको इसका मतलब ये समझ में आया कि इसका मतलब सर मॉड ए का मान मॉड बी प्लस मॉड सी के बराबर है। लेकिन कब? जब कोलिनियर है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि कोलिनियर है, तो इसका मतलब इस बात को हम 100% तो ट्रू नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। हाँ, अब जरा इसको देखो, तो इसको देख के आपको क्या लगेगा अंदाजा कि सर इसको देख के मुझे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की फीलिंग आ रही है। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जैसा कुछ लग रहा है। तो जरा देखिए, ट्रायंगल बना के हम देखते हैं कि क्या बन रहा है डायग्राम। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने कोई ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में मैंने कुछ इन पॉइंट्स के नाम लिख दिए कि ये पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट, ये बी है, ये सी है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। मुझे इस बात को ट्रू करना है, ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी, तो मैंने इस वेक्टर को लिख दिया बी वेक्टर, इस वेक्टर को लिख दिया सी वेक्टर और इस वेक्टर को लिखा ए वेक्टर। अब आप बड़े ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, कि हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हमको। अब बात करते हैं इसका। तो मुझे बताओ जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ए का क्या मीनिंग हुआ? मैग्नीट्यूड ए का मीनिंग हुआ कि लेंथ ऑफ साइड AC, AC साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से मॉड भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो सर ये AB साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसकी साइड को रिप्रेजेंट करेगा? AB साइड की लेंथ को। इसी तरह से मॉड C किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर जो मॉड C होता है ना वो रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ साइड BC साइड। और ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ट्रायंगल की एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज मोर देन थर्ड साइड, है ना, ये बात हम जानते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always more than the third side। ये बात हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत पहले से कि हाँ सर ऐसा होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मॉड ए होगा वो जो बाकी की साइड बची मॉड बी और मॉड सी, इन दो साइड्स का सम हमेशा इससे क्या होगा? बड़ा होगा। और हमको लगाना था बराबर, तो ये तो बड़ा आ रहा है, बराबर तो आ ही नहीं रहा है। ये बराबर सिर्फ तभी आएगा जब ये क्या होंगे? कोलिनियर। और कोलिनियर अगर है तो इसमें बोला तो है नहीं कि कोलिनियर है, लेकिन ये ट्रायंगल के साइड जरूर होंगे क्योंकि ये हमको आप इसको देख के हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की समझ में आ रही है कि सर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लिखा हुआ है। तो एकदम बात सही है कि सर यहां से अगर हम इसको लेके चल रहे हो तो ये आ रहा है, मैंने बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वो ट्रू नहीं है। का मतलब हो गया हेंस इट इज नॉट ट्रू। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो बात हमेशा ट्रू नहीं है। यही हमारे इस सवाल का सही आंसर था। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। ये हमने केस नंबर 2 को सॉल्व किया है, ठीक है। फर्स्ट केस में तो हमने कोलिनियर मान के किया और सेकंड केस हमने ट्रायंगल के साइड्स लेके किया, क्योंकि दोनों ही चीजें पॉसिबल थी इसमें। हो सकता था पॉइंट कोलिनियर हो सकता है पॉइंट ट्रायंगल के साइड्स हो। कोलिनियर होने पर तो ये बराबर हो रहा है, लेकिन ट्रायंगल की साइड लेने पे बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
आपसे कहा जा रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये वेक्टर एक मात्रक सदिश है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज ए यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको कुछ मान लीजिए। मान लिया मैंने कुछ a के इक्वल, ये a वेक्टर है और x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। और ये a इज ए यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज ए यूनिट वेक्टर। और अगर ये साथ ही यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा कि सर 1 हो जाएगा। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कि सर यहाँ से हो जाएगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से कितना होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आपने दोनों साइड इसका स्क्वायर किया, ये बन गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। और अब 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, सर ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। और यही आपसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर कितना आ गया कि सर प्लस माइनस 1/3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 एंड पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। वेक्टर दिस एंड दिस के परिणामी के समांतर एक, यहाँ पे एक लिखा होगा, एक ऐसा सदिश, सॉरी एक की जगह भी ये ऐसा लिखा हुआ है ना, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 है। एक काम करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको कुछ सी मान लेते हैं ना। तो हमारे पास अब इधर आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ए वेक्टर कितना गिवन है कि सर ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। एंड बी वेक्टर कितना गिवन है, आई कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर तो मान लेते हैं लेट बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज सी। ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर सी है, तो सी क्या होगा हमारे पास, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दोनों का सम, यानी ए प्लस बी। अब ए प्लस बी यहाँ से फाइंड आउट करो, तो सी वेक्टर कितना आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस बी वेक्टर की सर i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अब सी वेक्टर यहाँ से फाइनली निकाल दो, तो 2i प्लस आई की सर ये हो गया 3i कैप, 3j माइनस 2j सर प्लस का j कैप माइनस के प्लस के 0 हो गया। तो सी वेक्टर आपके पास आ गया, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब आपसे क्या बोला है, इसके रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल वेक्टर, जिसका यूनिट पैरेलल वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम लेना है आपको। पैरेलल वेक्टर का मतलब सेम डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 5 और उसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है आपको 5। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन हमने खूब सारे किए हैं। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर निकालना है तो आपको उस वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन लेना है, और अगर सिर्फ डायरेक्शन लेना है मतलब हम उसका मैग्नीट्यूड को क्या बना देंगे 1। तो मैग्नीट्यूड अगर हम मुझे 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर उसका यूनिट वेक्टर ले लो। तो यूनिट वेक्टर लूंगा तो उससे क्या फायदा होगा कि सर उसका सिर्फ और सिर्फ आपने डायरेक्शन लिया, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया उसका। और आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो जो डायरेक्शन लिया ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि किसी भी वेक्टर को जो हम लिखते हैं ना साथियों, कोई भी वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है कि सर वो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या लेंगे उसका एक है। यही हमारे पास किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। तो अब हमको इस सी के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो हमने क्या किया, लेट डी इज ए पैरेलल वेक्टर टू सी एंड मैग्नीट्यूड
एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। तो डी वेक्टर का आंसर कितना आ जाएगा? तो सर डी वेक्टर का आंसर एकदम सिंपल है। डी वेक्टर होगा हमारे पास, सी का तो लेंगे डायरेक्शन, मतलब सी कैप। तो सी कैप लिखते हैं, मैंने सिर्फ डायरेक्शन लिया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। और अब डी का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 5, और डायरेक्शन इसका हमने ले ही लिया, यहाँ पे लगा दिया हमने 5। तो डी हमारा ये होगा। अब आप कहोगे कि सर सी कैप निकालोगे कैसे? तो मेरे भाई सी कैप का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर सी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब कैलकुलेट कर दो यहाँ से। तो डी वेक्टर कितना आएगा? 5, और सी कितना है हमारे पास? सी लिखा हुआ 3i प्लस जे, 3i प्लस जे अपॉन अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। आंसर हो गया 5/√10 और 3i कैप प्लस जे कैप। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया 7 नंबर में, इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड, ये क्या है? ए बी सी होना चाहिए ना शायद, ये यहाँ पे कुछ एरर है, सी वेक्टर कर दीजिए। सी वेक्टर इज दिस, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इसके पैरेलल हो। तो बिल्कुल अभी जैसा क्वेश्चन किया वैसा ही है कि सर पहले आप ये वेक्टर निकालिए, फिर इसके पैरेलल चाहिए वेक्टर, तो डायरेक्शन लेना है इसका, सिर्फ इसका डायरेक्शन, मतलब इसका एक है। और वो जो वेक्टर आप निकालोगे वो कैसा होगा? यूनिट। तो यूनिट वेक्टर इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो इसके डायरेक्शन से इंटू 1 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात को, मुझे लगता है आप बात को समझ पाए कि हाँ सर एकदम सही कह रहे हो आप। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, ए वेक्टर कितना गिवन है कि सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर गिवन है आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और सी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अब आपको ये वेक्टर निकालना चाहिए पहले, तो इसको कुछ मान लेते हैं डी। लेट डी इक्वल टू 2a माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करो, तो डी वेक्टर क्या होगा? 2 इंटू ए वेक्टर, सर आई के प्लस जे के प्लस के माइनस बी वेक्टर 2i कैप प्लस, सॉरी, माइनस जे के प्लस 3k प्लस 3 इंटू सी वेक्टर आ गया आई कैप माइनस 2j प्लस के। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ से डी वेक्टर कितना होगा? इससे 2i माइनस 2i कट गया, और 3 का इससे मल्टीप्लाई 3i, तो i तो आ गया हमारे पास 3, 2 का इससे मल्टीप्लाई 2j माइनस माइनस प्लस जे, 2j प्लस जे 3j माइनस 6j, तो माइनस का 3j। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2k और माइनस का 3k, 2k माइनस 3k माइनस के, और ये प्लस का 3k, माइनस के प्लस 3k प्लस का 2k, तो आंसर आ गया प्लस का 2k। ये डी वेक्टर आया। अब डी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर आपको लिखना है, बस सिंपल, ये आपका क्वेश्चन है। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डी वेक्टर, ये आपसे पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? इसे डी का डायरेक्शन लूंगा, मतलब डी कैप, सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 1। अब बोला है कि आपको वो वेक्टर फाइंड आउट करना जो यूनिट हो, तो इंटू 1 कर दो, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1। अब वैल्यू सारी पुट कर दो। इसे डी कैप का मतलब हुआ डी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो डी वेक्टर आपके पास कितना है आप निकाल चुके हैं, ये रहा 3i माइनस 3j प्लस 2k, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो फाइनली आंसर कितना हो गया? 9 9 18 और 4 22,
तो आंसर हो गया आपके पास 3i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन √22। यह आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आई थिंक 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स AC। आपको कहा गया है कि जो तीनों पॉइंट है ना, इसको आपको कोलिनियर प्रूव करना है, संरेख प्रूव करना है। कौन कौन से पॉइंट? ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 -2 -3। बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 5 0 -2। एंड सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपके पास 11 3 7। अब आपको ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो हमने कोलिनियर में क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जब a इक्वल टू लेमटा बी या फिर b इक्वल टू लेमटा ए, या फिर हमने पढ़ा था इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, या फिर हमने पढ़ा था दो वेक्टर के i के कोफिशिएंट का रेशियो, j के कोफिशिएंट का रेशियो और k के कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाए। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो हम इसमें से कोई भी अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमने अब सब कुछ पढ़ लिया है। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मैंने कहीं बी ले लिया, ये पॉइंट मैंने कहीं सी ले लिया। अब मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है, तो मैं कोई भी दो वेक्टर निकाल लेता हूँ, ए बी और बी सी, या ए बी ए सी, या बी सी और ए सी। कोई भी दो पॉइंट का दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, ए बी वैक्टर लिखा। जैसे ए बी वैक्टर का मतलब समझ गया आप, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का पोजीशन वेक्टर। तो आप कहोगे सर ए बी वैक्टर आएगा बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस। तो जरा बी का पोजीशन वेक्टर देखो, तो इसके साथ आई जे के लगा देंगे। 5i माइनस 0j प्लस 0j माइनस 2k माइनस, अब ओ ए वेक्टर मतलब ए के पॉइंट के साथ पोजीशन वेक्टर के साथ आई माइनस 2j माइनस 3k। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ए बी वैक्टर क्या आएगा 5i माइनस आई, सर ये हो जाएगा 4i। 0j माइनस माइनस से प्लस 2j हो जाएगा, तो कितना आएगा प्लस का 2j माइनस 2k, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3k, तो माइनस 2k प्लस 3k, सर ये हो जाएगा प्लस का k। तो ये आ गया हमारे पास ए बी वैक्टर। अब आप इसी तरह निकाल दो बी सी वैक्टर। इस तरफ बी सी वैक्टर का पोजिशन वैक्टर, सी के पोजीशन वेक्टर में से बी के पोजीशन वेक्टर को माइनस। तो सी का पोजीशन वेक्टर इसके साथ आई जे के लगा दिया हमने, 11i प्लस 3j प्लस 7k माइनस सी का पोजीशन वेक्टर हो गया बी का पोजीशन वेक्टर की। सर बी का पोजीशन वेक्टर आएगा आपके पास 5i प्लस 0j क्योंकि जे तो है नहीं, और माइनस का 2k। इसमें से इसको माइनस करो, तो 11 में से 5 माइनस किया 6i, 3j माइनस 0j सर 3j, 7k माइनस माइनस प्लस 2k, तो 7k प्लस 2k 9k। तो ये हमारे पास आ गया साथियों BC वेक्टर। अब आपको दोनों को प्रूफ करना है कोलिनियर। तो आप देखो ए बी और BC में कुछ कॉमन चीज है जो इससे इक्वल हो जाए दोनों। तो कॉमन चीज तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? 1 -2 -3 5 0 -2 11 3 7 7 -2 5। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन तो नहीं है ना? क्वेश्चन में मुझे कुछ करेक्शन लग रहा है क्योंकि यहाँ -8 है या -3 है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरे पास बुक पड़ी है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं। कौन सा है? 8 नंबर, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। 1 -2 -8 है, मतलब ये जो 3 है ना पॉइंट, ये 3 ना होके -8 है, ठीक है। ठीक है सर, 5 0 -2 11 3 7, ठीक है। तो मतलब हमने गलती करी है क्वेश्चन में, थोड़ा सा
एरर हिंदी में सही लिखा, इंग्लिश में गलत लिखा, -8 है। तो यहाँ पे मुझे -8 कर देना चाहिए इसको, और यहाँ -8 करने से क्या चेंज होगा कि सर ये माइनस का 8 आ जाएगा, है ना। और BC तो इसका मतलब हमने ठीक निकाला है। जब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे होंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 होगा, 8 होगा, तो -2 के +8 तो कितना हो जाएगा ये, तो प्लस का 6 के कैप, तो ये हो गया 6 के कैप। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ कोलिनियर नहीं आ रहा है, मतलब क्या अभी भी कुछ गड़बड़ है। 5 - 1 4, 0 - +2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 6, और BC वेक्टर 11 - 5 6 आएगा, और 3 - 0 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 - 2 तो +2 9 हो जाएगा, 9 के, ठीक है। अब तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो, IJK का रेशियो ले लो, IJK का रेशियो। तो IJK का जब मैं रेशियो लूंगा यहाँ से, तो देखो क्या आएगा। I का रेशियो ले रहा हूं मैं, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप, इन दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो ले रहा हूँ। तो यहाँ से कितना होगा, इस हो जाएगा 4/6, और यहाँ पे आएगा 2/3, और यहाँ से आएगा 6/9। अब देखो कुछ वैल्यू इसमें कट रही है, जैसे इनको कैंसिल करोगे ना तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो ये हो गया 2 से 2/3, 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो देखो 2/3, 2/3, 2/3 तीनों बराबर आ गए, और तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो अब आपसे क्या पूछा था इसमें कि आप ये बताओ कि जो है ना B AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि ये इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, मान लिया मैंने। तो लेट, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, नाउ लेट B डिवाइड्स AC इन λ/1। तो अब आपको ये रेशियो निकालना है लैम्ब्डा का। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, कैसे निकालोगे आप। तो आप कहोगे कि सर एक काम करिए, हम यहाँ से दूरी लैम्ब्डा है तो लैम्ब्डा को मल्टीप्लाई C से करेंगे, यहाँ से दूरी 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई A से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास B पॉइंट होगा ना, B का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में पढ़ रहे हैं तो B का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, OB वेक्टर, ठीक है सर। तो OB वेक्टर का मान कितना होगा, लैम्ब्डा इंटू OC वेक्टर, लैम्ब्डा इंटू OC वेक्टर। देखो मैंने आपको जब भी डिवीजन फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जहां से यहाँ से दूरी लैम्ब्डा है, अगर मैं इस पॉइंट से दूरी ले रहा हूँ तो इसको मल्टीप्लाई दूसरे पॉइंट से करूंगा। इस पॉइंट से दूरी 1 है तो इस 1 को मल्टीप्लाई इस पॉइंट से करूंगा। जिस से दूरी ले रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई उसके दूसरे पॉइंट से करना है। तो लैम्ब्डा इंटू OC प्लस 1 इंटू OA। और अब आपने ऊपर जिस ऑर्डर में रेशियो लिखा है, नीचे भी उसी ऑर्डर में रेशियो को लिखिए, तो लैम्ब्डा प्लस 1। अब बताओ यहाँ से OB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर की, सर OB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है 5 I कैप प्लस 0 J कैप माइनस 2 K कैप, ठीक है यहाँ तक, इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू OC वेक्टर, OC वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर 11 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 7 K कैप, और प्लस 1 इंटू OA, तो OA ही रहेगा। OA का मतलब हो गया I कैप प्लस -2 J कैप माइनस 2 J कैप और माइनस का 8 K कैप अपॉन लैम्ब्डा प्लस 1। अब इस लैम्ब्डा प्लस 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा आपके पास फाइनली, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल हो जाएगा 5 इंटू लैम्ब्डा प्लस 1 I कैप प्लस लैम्ब्डा प्लस 1 इंटू 0, मतलब ये 0 ही हो जाएगा पूरा फाइनली, तो मैं इसको 0 ही लिख देता हूँ सीधे कि सर ये 0 J कैप ही रहेगा।
और यहाँ पे -2 इंटू लेमटा प्लस 1 के कैप, और इसमें सारे आईज के कोफिशिएंट को एक साथ, जे के कोफिशिएंट एक साथ और के कोफिशिएंट यहाँ से एक साथ। तो ये 11 लेमटा और यहाँ पे क्या बचा है 1, तो क्या हो जाएगा ये कि सर 11 लेमटा प्लस 1 आई कैप। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना हो गया कि सर ये हो गया 3 लेमटा -2 जे कैप। फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 7 लेमटा -8 के क्यूब। और अब आप क्या करिए, आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए। तो बाय कंपेयरिंग, तो जैसे ही आप इनकी तुलना करोगे आपको सर बेस्ट है किसी भी एक की तुलना कर दो, लेमटा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से जे का कोफिशिएंट लिया, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 0, इससे जल्दी लेमटा आ गया। आप बाकी किसी को भी कंपेयर कर दो, सेम आंसर आएगा सबके साथ। तो मैंने क्या लिखा, 3 लेमटा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमटा की वैल्यू क्या हो गई, सर आ गया 2/3। रेशियो कितना है आपके पास फाइनली, हमसे सर रेशियो पूछा था। रेशियो हमने क्या निकाला है, रेशियो हमारा था लेमटा इज टू 1, तो आंसर आ गया 2:1, सॉरी 2:3, 2:3। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। अब आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन वाला कि फाइंड the position vector of point R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vector are this and this externally in the ratio of 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. कहने का मतलब यह है कि दो बिंदु P का स्थिति सदिश ये है, Q का स्थिति सदिश ये है, और इनको मिलाने वाली रेखा को एक पॉइंट है R जो 1:2 में बाह्य विभाजित कर रहा है। मतलब जो फॉर्मूले में जब हम लिखते हैं ना इंटरनल डिवीजन में बीच में प्लस, तो अब की बार क्या लगाना है आपको, माइनस। और यह भी दर्शाना है कि जो पी क्यू है ना वो रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। तो एक काम करते हैं अब कि सर आपको आर का स्थिति सदिश चाहिए, तो ओ आर वेक्टर ये चाहिए आपको। ओ आर वेक्टर कैसे निकालोगे कि सर पोजीशन वेक्टर रेशियो क्या दिया 1:2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई पी से करो, 2 इंटू ओपी वेक्टर। और क्योंकि इंटरनल डिवीजन नहीं है, आपकी बार एक्सटर्नल डिवीजन है, तो बीच में माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई क्यू के साथ, तो 1 इंटू ओ क्यू वैक्टर। और नीचे क्या लिखोगे आप कि सर जिस ऑर्डर में आपने रेशियो को लिखा है ना उसी ऑर्डर में नीचे यहाँ पे 2 - 1। तो अब सारा ये सर 1 हो गया ये, तो आपके पास ओ आर वैक्टर कितना आ गया, 2 इंटू ओपी वैक्टर। ओपी वैक्टर कितना है 2a प्लस बी माइनस ओ क्यू वैक्टर की सर ओ क्यू वैक्टर है a -3b। अपोन में तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ गया ओ आर वैक्टर 4a प्लस 2b माइनस a माइनस माइनस प्लस का 3b। फाइनली हो गया 4a माइनस a का मतलब 3a, और 2b प्लस 3b का मतलब हो गया 5b। तो ये हमारे पास आ गया ओ आर वैक्टर, मतलब आर का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आपको एक बात और इसमें बोला है प्रूफ करने के लिए, और वो क्या प्रूफ करना है, वो आपको ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो P है ना वो आर क्यू का मिड पॉइंट है। ये मान लीजिए आपके पास R है, ये पॉइंट है Q, मान लीजिए कि ये R पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और यहाँ पर जो है ना साथियों एक है P पॉइंट। तो आपको इसको है ना मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो मिड पॉइंट के कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर R और Q को सम करके 2 से डिवाइड करें तो P का पोजिशन वेक्टर आ जाना चाहिए। तो अपन ऐसा ही कुछ कर रहे हैं मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए। तो लिख देते हैं 4 मिड पॉइंट, है ना, 4 मिड पॉइंट के लिए मैंने क्या किया कि ओ आर का पोजीशन वेक्टर प्लस ओ क्यू मतलब क्यू का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 किया, और अगर ये पी के पोजीशन वेक्टर के बराबर आ गया तब तो पी इनका मिड पॉइंट होगा, वरना पी मिड पॉइंट नहीं होगा। तो लिखते हैं हम, देखो ओ आर ये हमने निकाला, ओ आर 3a प्लस 5b, तो ये हो गया आपके पास 3a प्लस 5b प्लस ओ क्यू।
तो सर ओ क्यू वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 3a माइनस 3b, ए वेक्टर माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो इसको तो 3a प्लस ए कितना हो गया 4a, और 5b माइनस 3b सर प्लस का 2b, और डिवाइडेड बाय 2। जब डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप तो कितना होगा कि सर इससे कट के हो जाएगा ये 2a प्लस b, और 2a प्लस b जो है ना, यही हमारे पास साथियों देखो p वेक्टर था। देखो लिखा हुआ है ना p वेक्टर ये रहा, तो इसका मतलब मैं लिख दूं इसकी जगह OP वेक्टर। तो हमने तो प्रूव कर दिया कि सर OP क्या है, R और Q को जॉइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है। तो बस यहाँ लिख दो हेंस P इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग R एंड Q। R और Q को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट है P। बस ये हमको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 में आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। इनके डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और आपको इसका एरिया भी निकालना है। मतलब ये हुआ कि आपको किसी समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं दे रखी ये और ये, इसके विकर्ण के समांतर आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन क्या है देखिए, एक हम पैरेललोग्राम बना के देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमने कोई एक पैरेललोग्राम बना लिया। इस पैरेललोग्राम के अंदर मैंने इसका कुछ नाम लिख दिया A B C D। मैं मान लेता हूं लेट पहले वाले वेक्टर को मैंने कुछ A नाम दे दिया। A वेक्टर इक्वल टू है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरे वाले वेक्टर को मैं नाम दे दिया B i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो ये वेक्टर है मेरे पास A, ये वेक्टर है मेरे पास B, क्योंकि बोला गया ना एडजेसेंट साइड्स गिवन है A और B। अब आपको डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए, तो चलो अब इसका डायगोनल निकालते हैं कि डायगोनल क्या क्या होंगे। आइए, एक तो डायगोनल हो गया कि सर ये, ठीक है, एक डायगोनल और बना लेते हैं अपन। तो एक डायगोनल मैंने बना दिया यहां से, ये हमने दो डायगोनल इसके बना दिए है ना। सर ये दो डायगोनल हो गए। अब बात करते हैं ये डायगोनल को मैंने कुछ मान लीजिए नाम दे दिया D1 डायगोनल, और इस डायगोनल को मैंने कुछ नाम दे दिया D2। तो ये बात हम पहले से निकालना सीख चुके हैं कि जो हमारा D1 डायगोनल, लेट डायगोनल ऑफ गिवन पैरेललोग्राम ग्राम आर D1 एंड D2, ये हमारे को दिया हुआ है कि चलो ये डायगोनल है जो हमने निकाले। अब आते हैं आगे। तो अगर ये D1 D2 है तो मेरे भाई हम पहले से हम इसको जानते हैं, इससे जो D1 डायगोनल होता है ना, बड़ा वाला डायगोनल, वो दोनों एडजेसेंट साइड्स के सम के इक्वल होता है, मतलब A प्लस बी के इक्वल होगा। अब A प्लस बी निकालो, तो A ये रहा आपके पास, B ये रहा, दोनों को ऐड करना है। तो लिखो यहाँ पे A वेक्टर, इसलिए हो गया 2i प्लस सॉरी माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, प्लस B वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2j माइनस 3k, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इन दोनों का सम कर दो, तो 2i प्लस आई की सर ये हो गया 3i कैप माइनस 4j माइनस 2j, तो माइनस का 6j कैप 5k माइनस 3k, तो प्लस का हो गया 2k कैप। ये आ गया D1 डायगोनल। अब लिखते हैं D2 डायगोनल, सेकेंड डायगोनल में लिख देते हैं D2।
तो D2 डायगोनल क्या होगा कि सर ये A माइनस बी होता है। बड़ा डायगोनल A प्लस बी, छोटा डायगोनल A माइनस बी होता है, ये बात हम पहले से जानते हैं। अब A वेक्टर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2i माइनस आई की सर i कैप माइनस 4j और ये माइनस माइनस प्लस 2j माइनस 4j प्लस 2j, फिर माइनस का 2j कैप 5k माइनस माइनस प्लस 3k, तो 5k प्लस 3k 8k कैप। ये आ गया हमारे पास D2 डायगोनल। अब निकालते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको जो ये डायगोनल दिए हैं ना, जो आपने डायगोनल लिखे हैं, इनके पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए। तो लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू D1 वेक्टर, D1 के पैरेलल। तो आप कहोगे सर वो क्या होगा, D1 कैप इंटू 1। तो 1 इंटू करने की जरूरत नहीं, आप तो सीधे D1 कैप निकाल दो। तो D1 कैप क्या होगा कि वेक्टर D1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये होता है D1 कैप। तो D1 क्या है हमारे पास, ये रहा। तो क्या लिखोगे आप कि सर ये हो गया 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस का 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, हाँ भाई, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 प्लस 36 कितना होगा, 45 है ना, और 2 का स्क्वायर 4, तो 45 प्लस 4 49, 49 का रूट होता है 7, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया कि सर इसका आंसर आ गया 7। ये हमारे पास आ गया D1 के पैरेलल यूनिट वेक्टर। अब दूसरा आपसे क्या पूछा है कि सर दोनों वेक्टर के दोनों डायगोनल के निकालने पड़ेंगे, तो आप D2 निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू D2 वेक्टर, तो D2 वेक्टर के पैरेलल की सर D2 कैप अपॉन 1। तो D2 कैप कैसे निकालते हैं, D2 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड D2। अब लिखो D2 वेक्टर, तो D2 वेक्टर आपके पास ये रहा, i कैप माइनस 2j कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। और अब जरा इसको सॉल्व करो, तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर, अब इसका नीचे मैग्नीट्यूड, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 68 प्लस 1 69, आई थिंक 69 ना, 69, तो ये हो गया रूट 69। अगर मेरी कैलकुलेशन कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप संभाल लेना कि सर ये आएगा। तो ये हमारे दो आंसर तो आ गए कि सर ये हमारे दो आंसर तो आ चुके हैं। अब आपसे एक और बात पूछी इसने कि इसका एरिया भी निकालो, इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया भी निकालना है। तो आइए इसी में हम पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल लेते हैं। सर इसी में आप पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको उसके लिए मॉड ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी चाहिए और उसका मॉड चाहिए। तो पहले हम एक काम करते हैं ना, ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा कि सर सारणिक डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ए के पहले आई जे के कॉफिशिएंट, तो आप कहोगे ए के आई जे के कॉफिशिएंट है 2 माइनस 4 5, 2 माइनस 4 5, बी के आई जे के कॉफिशिएंट 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा कि अब देखो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो स्पेस कम है, जल्दी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 4 इंटू 3 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 हो गया 22, तो 22 आई कैप। फिर जे के लिए सॉल्व किया, कॉलम रो कट गया, 5 प्लस 6 11, तो प्लस के 11 जे कैप। के लिए रो और कॉलम कट गया, माइनस के 4 और प्लस के 4, 0 हो गया, तो बस यही आ गया, यही आपका ए क्रॉस बी हो गया। तो एरिया कितना हो गया कि सर एरिया होगा मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड ए क्रॉस बी हो जाएगा अंडर रूट 22 का स्क्वायर 484 और 11 का स्क्वायर 121, जब दोनों को जोड़ोगे आप तो आंसर दे देगा 5
8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 605, 605 और एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका साथियों एरिया आ गया। कहीं कैलकुलेशन अगर थोड़ी मिस्टेक हो तो आप संभाल लेना, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट एकदम सही लगाए हैं। कैलकुलेशन हो सकता है माइनर कहीं मिस्टेक हो गया हो तो उसको आप मेंटेन कर लेना। चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, कैसे आ गया? 10 के बाद 11 होना चाहिए, 11 ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे? तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर दिस। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे अगर वो लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कोई लाइन एक्स वाई जेड अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये होगी +-1/√3। तो हम मान लेते हैं कि कोई लाइन है जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। जैसे मान लीजिए कि जैसे डायग्राम बना के अगर मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है सर, ये जेड एक्सिस बना दिया मैंने और ये मैंने कुछ वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। ठीक है सर, अब यहां से एक लाइन में बना देता हूं आपको। ये कोई लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है ना। तो मान लेते हैं कि ये लाइन का ये कोई पॉइंट है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ भी क्या बना रही है? अल्फा एंगल। ऐसा आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, एक्स वाई और जेड। तो उसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है ना वो ये होगी, ऐसा तुमको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। लेट ए लाइन को नाम दे देते हैं कुछ पॉइंट पी। ए लाइन ओपी मेक्स एंगल विथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस आर अल्फा अल्फा एंड अल्फा एंगल, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है ना, अल्फा अल्फा एंड अल्फा एंगल। देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंगल बना रही है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? तो आप जानते हो कि सर उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू भी क्या होगा? कॉस अल्फा ही होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा ही एंगल बना रही है, और N इक्वल टू भी क्या होगा? कॉस अल्फा। और इनके इस जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, इनमें आपको रिलेशन मालूम है कि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब लिखो इसमें वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साथियों कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस तरह 1/3। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू इस +-1/√3। और ये अगर +-1/√3 आ गया तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3। यही आपको प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ क्वेश्चन। तो 11 नंबर को हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब आइए 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस, फाइंड द वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b।
आपको डी एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, डी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। तो याद करो, हमने जब कल की क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो आपको सर ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और डी कह रहा है कि डी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब भाई मुझे बताओ, अगर जैसे मैंने ये कहा कि ये जो हमारा मार्कर है ना, ये पेन है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास जो रिमोट है ना, ये भी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अगर दोनों बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो अब मैं ये कह सकता हूँ ना कि सर ये दोनों, इसका मतलब पैरेलल रहे होंगे। मार्कर और ये सॉरी पेन और ये आपका रिमोट दोनों बोर्ड के पैरेलल होंगे। तो मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए कि सर अगर ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी भी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि डी और ए क्रॉस बी दोनों पैरेलल होंगे। तो जी मेरे भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि डी ए क्रॉस बी के पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो अब जरा बात को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि डी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। डी एक परपेंडिकुलर वेक्टर है ए और बी दोनों के। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। बिल्कुल सही बात है सर, इसका मतलब डी ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। और अगर डी ए क्रॉस बी के पैरेलल है, इसका मतलब हम जानते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो हमने क्या पढ़ा था, ए इक्वल टू लेम्टा बी या फिर बी इक्वल टू लेम्टा ए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सर डी इक्वल टू हो जाएगा लेम्टा ए क्रॉस बी। बिल्कुल सर, यहाँ तक की कहानी में कोई दम नहीं है। अब आगे बोला था क्या क्वेश्चन में कि सर सी डॉट डी का मान 15 है। तो साथियों सी डॉट डी का मान 15 अगर है तो सी डॉट डी से हम लेम्टा निकाल देंगे, लेम्टा आ जाएगा तो हमारा डी आ जाएगा। डी हमसे पूछा था। तो अब क्या करते हैं कि सर ए क्रॉस बी पहले निकालो। तो देखो मैं डी निकाल रहा हूँ, डी वेक्टर। सर ये डी वेक्टर होगा लेम्टा। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं कि सर सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले ए वेक्टर है तो ए के पोजीशन वेक्टर, ए के पोजीशन वेक्टर क्या है 1 4 2। बी के पोजीशन वेक्टर क्या है 3 -2 7, तो 3 -2 7 ये आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप। तो डी इक्वल टू लेम्टा, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही है तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। आई के लिए कॉलम रो कैंसिल, 7 चौक 28 प्लस 4 32, ये हो गया 32 आई कैप। जे के लिए सॉल्व, कॉलम और रो कैंसिल, 3 दूनी 6 -7, 6 -7 -1, तो माइनस का जे कैप। के लिए ये रो कॉलम कट गया, -2 माइनस के 12, -2 -12 -14 के कैप। लेम्टा से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी वेक्टर कितना आ जाएगा, इसे आ जाएगा 32 लेम्टा आई कैप माइनस लेम्टा जे कैप और -14 लेम्टा के कैप। 14 लेम्टा के कैप, ये हमने डी वेक्टर लिखा। अब आपको डी निकालना है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डी की वैल्यू के लिए कोई ना कोई कंडीशन, और वो कंडीशन दी हुई है कि डी डॉट सी डॉट डी 15 है। तो जरा आप सी डॉट डी निकाल लेते हैं कि सर सी डॉट डी की वैल्यू दी हुई है 15। अब सी वेक्टर लिखिए आप। तो सी वेक्टर क्या लिखा हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट डी वेक्टर। डी वेक्टर क्या लिखा हुआ है ये 32 लेम्टा आई कैप माइनस लेम्टा जे कैप और माइनस का 14 लेम्टा के कैप और इक्वल टू में 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 32 दूनी 64 लेम्टा, इसका इसके साथ माइनस माइनस प्लस लेम्टा,
तो उससे मल्टीप्लाई कि सर माइनस का 56 लेमटा इक्वल टू में 5। तो 64 और एक 65 में से 56 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9। तो मेरे भाई 9 लेमटा की वैल्यू हो गई 5। तो लेमटा की वैल्यू क्या आ गई कि सर 5/9। अब ये जो लेमटा आया है ना वो इस डी में पुट कर दो, अब आपका डी वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया हेंस डी वेक्टर इक्वल टू 5/9 इंटू 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 14 के कैप। यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो साथियों आज हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई थिंक कि 12 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब जो इसके अंदर और क्वेश्चन बचे हुए हैं ना वो क्वेश्चन और साथ में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो पहले हम लोग इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना वो अगली क्लास में, जो कि कल यानी मंडे को लाइव होगी, उस क्लास में विविध के 12 के बाद बचे हुए क्वेश्चन मतलब 13 से लेकर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है विविध के वो, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम में आ सकते हैं, या उन क्वेश्चंस को आपको करने में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है डिफिकल्टी हो सकती है, वो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको। और कल की लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर को खत्म करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस पूरी क्लास में मजा आया होगा, काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा। अगर साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने बहुत सारे साथियों तक शेयर करें। कई ऐसे हमारे बीच में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन तक अच्छे टीचर या अच्छे क्वालिटी कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, या किसी रीजन से वो पढ़ नहीं पा रहे, उन तक ज़रूर इस क्लास को भेजें, उन तक शेयर करें और उनको बताएं ज़रूर कि इस प्लेटफॉर्म पर यानी साहनी मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास के मैथ्स का पूरा फ्री क्रेश कोर्स समाधान बैच के नाम से लॉन्च किया गया है, जो आपके लिए इसका जो सिलेबस है लगभग हम लोग 17 जनवरी तक खत्म करने का प्लान बनाकर चल रहे हैं। हो सकता है उससे पहले भी खत्म हो जाए या एक आध 2 दिन ऊपर नीचे भी लग जाए। 12 तारीख से आपके एग्जाम है, 12 फरवरी से। डेफिनेटली उससे हम लोग 20-25 दिन पहले सिलेबस खत्म करके वो 20-25 दिन बहुत इंटेंसिव रिवीजन भी करने वाले हैं। स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, आरबीएससी बोर्ड का हो या किसी और बोर्ड का भी हो, एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर पूरे 2 महीने 2.5 महीना मेरे साथ जुड़ के रहोगे तो ये बात की पूरी श्योरिटी है कि आपके 80 में से 75 से ऊपर नंबर जरूर आएंगे। इस बात की पूरी श्योरिटी है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद जो हमारी क्लासेस होगी, जो रिवीजन क्लास, वो बिल्कुल हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर छपे। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।